हेलो एवरीवन। बच्चों, आज से हम लोग शुरू करेंगे नीट 2024 के लिए PYQ की क्वेश्चन सीरीज़। और जैसा कि हमने कहा था कि इस सीरीज़ में हम लोग 10 से 12 साल के प्रीवियस ईयर्स के जो भी नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं फिजिक्स सेक्शन में, उन सारे क्वेश्चन को ईयर वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन हमारे इस PYQ को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा। जैसा कि तुमको मैंने कहा था कि हम लोग जो PYQs सॉल्व करेंगे उसका मेन पर्पस सिर्फ ये नहीं होगा कि बस क्वेश्चंस आया, सॉल्व भी कर लिए, आंसर भी आ गया और ऐसे करके पूरा PYQs पूरे ईयर का हमने फिनिश ऑफ कर दिया। हमें इस PYQ सीरीज़ को सॉल्व करने के साथ साथ पूरे फिज़िक्स के सिलेबस को हमें रिवाइज भी करना है। जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले क्या, पूरे फॉर्मूले जो भी हमारे 11th-12th के फिज़िक्स के बुक्स में हैं, सारे फॉर्मूले को, सारे कॉन्सेप्ट को, सारे टॉपिक्स को हम लोग इन PYQs के हेल्प से रिवाइज भी करते चलेंगे। तो एक टाइप का ये PYQ सीरीज़ प्लस क्रैश कोर्स मिला करके हम लोग ये पूरा अगले 3.5 मंथ्स में इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब चूँकि जैसा हमको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें इस वक्त जो भी हमारे पास ये जो वक्त बचे हैं इसमें एकदम ऐसा एफर्ट लगाना है कि इसमें एकदम टू द पॉइंट बात करनी है। जो भी टॉपिक पढ़ें, जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, हालांकि फिजिक्स की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, मगर तुम कोई भी अलग सब्जेक्ट्स भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ध्यान रखना कि इस वक्त एकदम ऐसे पढ़ना है टू द पॉइंट कि बस अभी पढ़े और हमको नेक्स्ट एग्ज़ाम में जा कर के उसको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये जो हम लोग का क्वेश्चन PYQs सॉल्व करने का तरीका होगा, उसमें हम लोग जब भी किसी क्वेश्चन को करेंगे, अभी हम लोग करेंगे, देखना हम लोग करने का तरीका क्या होगा। जब भी हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो भी कॉन्सेप्ट है, उसके आसपास उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे, ताकि एक तरीके से हमारा पूरा सिलेबस भी रिवाइज होता जाए। ठीक है, तो ये PYQ सीरीज़ बहुत डिफरेंट होने वाली है और इन द कमिंग 3 मंथ्स हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे सिलेबस को इस PYQ सीरीज़ के हेल्प से रिवीजन भी कर लिया जाए। तो जो बच्चे भी नीट 2024 में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कह सकते हो बेनिफिशियल सीरीज़ होने वाली है। पर जैसे बताया जाएगा, जो गाइडलाइंस, जो तरीके तुमको बताए जाएंगे उसको फॉलो करना और फिर देखना कि कैसे एट द एंड ऑफ द अप्रैल एंड आते आते जस्ट 1 वीक बिफोर योर नीट एग्जामिनेशन हमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार 40+ क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन में हम सही करके फिजिक्स सेक्शन में ज़रूर आएंगे। बशर्ते इन 3 महीनों में बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी। और जैसा कि पहले कहा कि हमको अब इस वक्त एकदम टू द पॉइंट होकर के बात करनी है। हम लोग एकदम टू द पॉइंट होकर के, एकदम एक्यूरेट होकर के हम अब कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते। तो जो बच्चे भी नीट 2024 में अपीयर हो रहे हैं उन सब के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम लोग आज की क्लास। और 2023 का क्वेश्चन पेपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे और एक ईयर के क्वेश्चन को हम लोग एक लेक्चर में फिनिश ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि तुमको मैंने पहले ही कहा कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करके बस ख़त्म नहीं करना है कि बस 1 घंटे में आए और पूरा क्वेश्चन एक दिन का, एक ईयर का सॉल्व कर लिया, ख़त्म। हम लोग को उस क्वेश्चन के आस-पास जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी देखना है। तो हम लोग किसी भी ईयर के PYQs को 3-4 सेक्शन में सॉल्व करेंगे, 10-10, 12-12 क्वेश्चन करके, ताकि सिर्फ क्वेश्चन गिनती के लिए ना हो, कुछ सीखने को मिले, रिवीजन हो। और हाँ, फॉर्मूले वगैरह बहुत हमको अच्छे से ध्यान रखने हैं। इस वक्त बहुत अच्छे से मेहनत करो, फॉर्मूले पर अच्छे से ध्यान दो, कॉन्सेप्ट्स पर अच्छे से ध्यान दो और ऑनेस्टली प्रिपरेशन करो, जो होगा सब अच्छा होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग 2023 के PYQ सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि
द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से ये क्वेश्चन लिया गया है। डुअल नेचर हम लोग जो चैप्टर पढ़ते हैं लाइट के बाद, जो सेकेंड बुक में चैप्टर है डुअल नेचर, वहीं से इस क्वेश्चन को लिया गया है। वर्क फंक्शन सुनते ही नाम याद आ गया कि ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से इसका रिलेशन है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन तुमको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, कह रहा है कि द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम आर 2.14, 2.3 एंड 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए। इस बात को ध्यान रखना, सीजियम का, पोटेशियम का, सोडियम का वर्क फंक्शन हमें दिया हुआ है। वर्क फंक्शन क्या होता है उसको भी डिस्कस करेंगे अभी हम। जैसे मैंने पहले का कोई क्वेश्चन करेंगे तो उससे जुड़े जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझते हुए करेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग को एक ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में वक्त लगेगा। एक बार में नहीं होगा, ये 2-3 पार्ट्स में करेंगे, लेकिन जब ये खत्म होगा तो बहुत कुछ तुम सीख चुके होगे। तो सीजियम, पोटेशियम और सोडियम, इन 3 के वर्क फंक्शन दिए। इफ इंसिडेंट रेडिएशन हैज़ एनर्जी, अब उस रेडिएशन जो आ रहा है उसका एनर्जी दिया है 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, विच ऑफ दिस फोटो सेंसिटिव सरफेस में एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। देखो होता क्या है, पूरी बात समझ लेते हैं। पहले वर्क फंक्शन की बात करें। जिन बच्चों को नहीं पता कि वर्क फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसका मतलब होता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। जैसा मान लो ये एक कोई मेटल है, ठीक है, और हम सब जानते हैं कि मेटल होने के नाते इसके पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये ब्लू कलर का डॉट मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन समझना। ठीक है, तो मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से मेटल्स आर सेड टू बी वेरी गुड कंडक्टर, है ना। तो मेटल में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इस मेटल से हमेशा बाहर निकालना चाहते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, बाहर निकाल लो, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। क्यों निकालना चाहते हैं बाहर? अरे भाई, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, अगर बाहर निकाल लेंगे तो उसका बहुत यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म कर सकते हैं हम लोग। तो किसी मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम हमेशा इस चक्कर में रहते हैं कि उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लिया जाए। फ्री हैं, एटम से तो बाहर आ ही चुके हैं ऑलमोस्ट, खींच के हम बाहर उसको लेते हैं, यूज़ कर लेंगे उसका। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकालने, जो एटम में बाउंड है उसकी बात नहीं हो रही है, जो एटम से फ्री हो चुके हैं या लूजली बाउंड है उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो इनकी संख्या भरमार होती है किसी मेटल में। इन मेटल से इन इलेक्ट्रॉन्स को हम हमेशा बाहर निकालना चाहते हैं, और बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, बातों को सुनना, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, उसी मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं उसका वर्क फंक्शन। ठीक है, तो वर्क फंक्शन सीजियम का, पोटेशियम का, सोडियम का दिया है। मतलब क्या हुआ कि सीजियम के मेटल्स के सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तुमको इस इलेक्ट्रॉन को देनी होगी। वही उस सीजियम का वर्क फंक्शन हो गया। पोटेशियम के एक फ्री इलेक्ट्रॉन को इतना दोगे तब वो बाहर आएगा। सोडियम के एक फ्री इलेक्ट्रॉन को इतना दोगे तब वो बाहर आएगा। तो ये इन तीनों मेटल्स के, अलग अलग मेटल्स के वर्क फंक्शन है। ठीक है, जिसको हम लोग कॉमनली फाई से या फाई नॉट से डिनोट करते हैं। फाई हो गया, डब्ल्यू हो गया, जो कॉस हो। तो वर्क फंक्शन के बारे में बात क्लियर है एकदम से कि वर्क फंक्शन का मतलब ये है कि इस मेटल के सरफेस से एक फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो तो मिनिमम एनर्जी जो हमको उसको देनी होगी, मिनिमम, उससे कम पे काम नहीं बनेगा, वही मिनिमम एनर्जी इज वर्क फंक्शन। वो तीनों मेटल का, सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, वो हमें दिया हुआ है। और कह रहा है कि इन तीनों पे हम एक रेडिएशन, मतलब लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडिएशन, इस पे हम लोग डालते हैं। अब रेडिएशन, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन सब में जो एनर्जी चलती है
वो क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में, पैकेट्स के फॉर्म में चलती है। इनको हम कहते हैं फोटॉन्स, बराबर। इन फोटॉन्स की एनर्जी का फॉर्मूला अच्छे से पढ़े हम लोग, h या CH/λ। और ये जो हमको दिया है बालक, वो कितना दिया है, 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये फोटोन लेकर के आएगा, और ये फोटोन जो होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। और इलेक्ट्रॉन अगर वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है या बराबर है, कंडीशन क्या होती है हम लोग को पता है ना, फोटॉन्स की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो फोटॉन के पास है 2.20 और इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए कम से कम इतना या इससे ज़्यादा, जो उसका वर्क, ये तो फोटॉन्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग वैल्यूज़ को दिया हुआ है। अब सीजियम को चाहिए 2.14, तो सीजियम को 2.14 चाहिए और ये कितना लेकर कह रहा है 2.20। बिल्कुल अच्छी बात है, जितना सीजियम के इलेक्ट्रॉन को चाहिए उतना इस फोटॉन के पास है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है इनफैक्ट। तो सीजियम के फ्री इलेक्ट्रॉन इन फोटॉन को जैसे ही रिसीव करेंगे दे विल कम आउट। ऑन दी अदर हैंड पोटेशियम के लिए 2.30 चाहिए और ये ला रहा है 2.20। एमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि कंडीशन क्या है, फोटॉन्स की एनर्जी या तो वर्क फंक्शन के बराबर हो या थोड़ा सा ज़्यादा हो। अच्छी बात है, यहाँ तो फोटॉन्स की एनर्जी वर्क फंक्शन से काफ़ी कम है, तो 2.30 तुमको चाहिए इलेक्ट्रॉन को और हम दे रहे हैं 2.20, कहाँ से निकलेगा। सोडियम की कंडीशन तो और भी ख़राब है, सोडियम में 2.75 चाहिए और इसके पास है ओनली 2.20। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीजियम से तो एमिशन हो सकता है, लेकिन पोटेशियम और सोडियम से एमिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके वर्क फंक्शन जो है वो ज़्यादा है। जितना फोटॉन के पास है, इनके वर्क फंक्शन दिस एंड दिस उससे ज़्यादा है। तो सोडियम और पोटेशियम से तो एमिशन नहीं हो सकता, मगर सीजियम से एमिशन हो सकता है। तो तुमसे पूछा गया था कि इसमें से कौन सा मेटल इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर सकता है, तो द राइट आंसर इज ओनली सीजियम, बिकॉज सीजियम के लिए ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन का देखना, ये कंडीशन दोनों के फॉर्म में लिख दो, फ्रीक्वेंसी लैम्डा दोनों फॉर्म में। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए ये कंडीशन हर बच्चे को याद होनी चाहिए कि जो एमिशन है वो इस कंडीशन को फॉलो करोगे तभी होगा। बहुत सिंपल सी बात है भाई, फोटॉन्स जो आ रहे हैं उनके पास इतना तो हो कम से कम जितना इलेक्ट्रॉन को चाहिए, जो वर्क फंक्शन है। ज़्यादा होगा तो और अच्छी बात है। तो ये दो कंडीशन है, एक कंडीशन फॉलो होगी, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो जाएगा। उस हिसाब से सीजियम ओनली इज द राइट आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत बेसिक, बहुत सिंपल था, लेकिन चीज़ों को समझना जरूरी है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन करेंगे सिर्फ आंसर नहीं करेंगे, उसकी चीज़ों को समझेंगे, कंडीशन क्या है, वहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, सबको देखेंगे। चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, डू इट फास्ट। तो बच्चों, अब जो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है वो है गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। जैसा हो सकता है बहुत बच्चों ने इस चीज़ को पढ़ा भी होगा कि एक गॉसेस लॉ तो हम लोगों ने पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एक मैग्नेटिक फ्लक्स का भी होता है मैग्नेटिज्म में। ठीक है, तो उसी पर एक क्वेश्चन लिया है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना होता है। तो गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से, क्लोज होना चाहिए, कहीं से ओपन नहीं हो, किसी भी क्लोज सरफेस से जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, एक्चुअली ये एक स्टेटमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं दैट इज गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब ये क्यों जीरो होता है, उसका बहुत सिंपल सा रीजन है। जैसे फॉर एग्जांपल
मेरे पास ये एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक बार मैग्नेट रखा, ठीक है। अब बार मैग्नेट है तो जाहिर सी बात है इसमें दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर तुमको गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से याद है तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस, ये हमको निकालना है, ठीक है। अब एक बार मैग्नेट को हमने अंदर क्यों लिया, एक ही पोल को क्यों लिया? हम सब जानते हैं कि एक मोनोपोल, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब भी क्लोज सरफेस के अंदर हम लोग किसी मैग्नेटिक सिस्टम को कंसिडर करेंगे, कोई भी हो, अगर ये बार मैग्नेट नहीं ले रहे हो, यू कैन टेक अ करंट कैरिंग लूप, कुछ भी, तो हमेशा वहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल तुमको दोनों मिलेंगे। तो एक सिंगल पोल तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। अगर तुम कोई भी क्लोज सरफेस बनाओगे, उसके अंदर कोई मैग्नेटिक सिस्टम है, तो इट मस्ट हैव बोथ पोल्स ऑल टुगेदर, दोनों पोल साथ में होंगे। तो अब ये कहता है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर अगेन एक जो मैग्नेटिक डायपोल तुम रख रहे हो, तो इस क्लोज सरफेस का जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमेशा जीरो होगा। उसकी सिंपल सी वजह क्या है, दिस टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो। यही हमारा कहता है गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमेशा जीरो है, ठीक है। इसको समझने का एक तरीका ये भी है जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक क्लोज सरफेस के अंदर, अगर मैं क्लोज सरफेस के अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब वहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज होंगे, तो वहाँ भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ज़ीरो होता है। ऐसा हम जानते हैं गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो वहाँ तो हम लोग कहते हैं सर कि क्यू इन बाई एप्सिलॉन होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्यू इन टू ज़ीरो है। वैसे यहाँ पर भी जो नेट पोल है, नेट मैग्नेटिक पोल है, वो ज़ीरो है, एक प्लस और एक माइनस। इसको समझने का एक सिंपल तरीका ये भी है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी और साउथ पोल मैग्नेटिक लाइंस अंदर की तरफ आएंगी। तो एक तरफ तो यहाँ से बाहर निकल रहे लाइंस और एक तरफ यहाँ से एंटर कर रहे हैं। तो जो नेट क्रॉसिंग है, नेट क्रॉसिंग विल बी ज़ीरो। या कुछ यूँ समझ सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स जितना यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा उतना ही यहाँ से नेगेटिव मिलेगा, तो जो टोटल फ्लक्स निकालोगे विल बिकम ज़ीरो। सिर्फ एक ही वजह है इसका कि दोनों पोल्स साथ में ही हो सकते हैं, अलग अलग नहीं। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा कंपल्सरी नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्लस क्यू और माइनस क्यू अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि क्लोज सरफेस में अकेला पॉजिटिव चार्ज हो सकता है कि क्लोज सरफेस में अकेला नेगेटिव चार्ज हो, तो वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो नहीं, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहाँ ज़ीरो नहीं होगा। जहाँ पर ये पेयर में होंगे वहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो हो सकता है। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या कंडीशन है, ये सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, जब भी होगा पेयर में एग्जिस्ट करेगा, अनलाइक दिस सिस्टम। तो पेयर में एग्जिस्ट करने के नाते जब भी क्लोज सरफेस के अंदर तुम देखोगे, यू विल गेट बोथ पोल्स, तुमको दोनों पोल्स दिखाई पड़ेंगे। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा ज़ीरो होगा। यानी कि ये जो रिजल्ट है कि क्लोज सरफेस का नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो होगा, ये किस बात का कॉन्सिक्वेंस है? ये इस बात का कॉन्सिक्वेंस है कि किसी भी मैग्नेटिक सिस्टम में मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो होने का सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, मैग्नेटिक डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। मैग्नेटिक सिस्टम की जो सबसे छोटी क्वांटिटी होती है वो एक डाइपोल ही होती है, मोनोपोल नहीं होती है। अगर तुम मैग्नेटिक सिस्टम के एक छोटे से छोटे पार्ट को देखो, जैसे एक एटम में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ भी तुमको नॉर्थ और साउथ पोल मिल जाएंगे।
तो मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करने के वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा ज़ीरो होता है क्लोज सरफेस का। ये चीज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमेशा नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है, मोनो चार्ज एग्जिस्ट करता है, यहाँ मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। तो अनलाइक गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ पर जो गॉसेस लॉ कहता है मैग्नेटिज्म कि क्लोज सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स इज गोइंग टू बी जीरो ऑलवेज। ठीक है, ये एक फैक्ट है, इसको चीज़ को हमको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन जैसे भी आएंगे उसको समझना होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज डन। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग उसको। चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, डू इट फास्ट। अब चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे इस 2023 के PYQ सीरीज में थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से है। जैसा कि हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे एक क्वेश्चन से काम भी नहीं बनता है। अब ये कुछ और क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, देखना। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर्किट वाले क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर बहुत मेहनत करनी है। ओम्स लॉ को अप्लाई करने का सिंपल तरीका हमें खोजना होगा, शॉर्टकट तरीके खोजने होंगे, कम टाइम में क्वेश्चन कैसे कर सकते ये सीखना होगा। जैसे एक तरीका तुमको बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है पहले उससे बोलते हैं। इफ द गैल्वेनोमीटर G डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होने का साफ मतलब होता है कि इससे किसी भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। इतनी बेसिक सी बात सारे बच्चे जानते हैं कि अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है तो इससे कोई करंट का फ्लो नहीं है। द वैल्यू ऑफ R इज गिवन बाय, इस रेजिस्टेंस की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। 400 ओम एक दिया हुआ है, 10 वोल्ट और 2 वोल्ट की 2 बैटरी है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होने का मतलब फिर बता दूं करंट का फ्लो नहीं है। हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? आसान तरीका देखना। ये जो 2 वोल्ट है इसके नेगेटिव वाले को 0 और पॉजिटिव वाले को 2 पर मान सकते हैं। बीच का डिफरेंस 2 वोल्ट है, तो ऐसी 2 वैल्यूज मान लो जिनका डिफरेंस 2 हो। बहुत वैल्यूज हो सकती हैं, तो कोशिश किया करो इन जनरल बैटरी के नेगेटिव प्लेट को 0 वोल्ट मान लो, पता नहीं वो है कि नहीं, मान लो, हमारा काम हो जाएगा बस। तो ये 0 वोल्ट पे है तो पॉजिटिव वाला 2 वोल्ट पे होगा, ताकि 2 वोल्ट का डिफरेंस हो जाए। अगर ये 2 वोल्ट पे है तो ये पॉइंट भी 2 वोल्ट होगा, बिकॉज ये इससे कनेक्टेड है। ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, क्योंकि ये सब आपस में कनेक्टेड है। ये 0 वोल्ट तो ये 10 वोल्ट, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 है। ये प्लेट इससे कनेक्टेड है तो ये भी 10 वोल्ट हो गया। तो ये तो हमने कर दिया पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन। अब सुनो, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब कि यहाँ से जो करंट की वैल्यू है वो 0 है। करंट की वैल्यू इस लाइन में 0 तभी हो सकती है जब गैल्वेनोमीटर के दोनों पॉइंट के बीच में, दोनों एंड के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस न हो। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तभी तो करंट का फ्लो नहीं होगा। अगर दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस है तब तो करंट के फ्लो को कोई रोक ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट भी कितने वोल्ट पर होगा? 2 वोल्ट पे होगा। कंफर्म? क्यों? क्योंकि इसमें करंट अगर नहीं है तो गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड सेम पोटेंशियल पे होने चाहिए। देखो मैं तो समझाऊंगा तो वक्त लूँगा, करने में तो 30-40 सेकेंड का क्वेश्चन नहीं है। मुझको तो एक्सप्लेन करना है ना, क्वेश्चन सॉल्व तो करना नहीं है कि बस करके ख़त्म कर दिया। आई विल टेक टाइम। ठीक है, समझ रहे हो? कहीं भी ऐसे क्वेश्चन आए कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, समझ जाना उसके दोनों एंड का पोटेंशियल सेम है, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। ये है 10 वोल्ट, ये है 2 वोल्ट, यानी कि इसमें जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है, ड्रॉप है, 8 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। तो 8 वोल्ट का इसमें ड्रॉप है और इसमें ये 2 है, ये 0 है, तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 2 वोल्ट का है।
और यहाँ से करंट चलेगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, यूँ निकल जाएगी, क्योंकि इससे ही करंट फ्लो करेगी, यहाँ तो करंट का कोई फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये दोनों में करंट की वैल्यू सेम है, 400 ओम और आर में करंट की वैल्यू सेम है। कर दो सेम, I इज इक्वल टू वी बाई आर, तो V इज 8, R इज 400 इज इक्वल टू इसका करंट, इसका V 2, R हमको फाइंड करना है, I इज इक्वल टू वी बाई आर ओम्स लॉ। तो ये कितना हो जाएगा 4, दिस विल बी 100, R इज इक्वल टू 100 ओम, 100 ओम इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो ये तरीका होगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सिंपल आसान तरीका। ठीक है, तो ये सब, यही सब मेथड तुमको सीखने हैं इस 3 महीने के अंदर, यही सब मेथड हमको सीखने हैं। ये क्वेश्चन अगर आते हैं ऐसे, तो हमारे पास क्या मेथड है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्या हम सीखे हैं, रैंडम नहीं, हर क्वेश्चन को देखकर समझना होगा कि यार इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, ऐसे सर ने बताया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से लिया गया है। जो फिर बता दूं, इलेक्ट्रिक करंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। चलेंगे 4th क्वेश्चन की तरफ, डू इट फास्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ। क्वेश्चन 4th एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसफार्मर, वहाँ से इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। और मान के चलो कि ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आने का बहुत चांस है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एट द सेम टाइम बहुत ही इजी है। तो इस पर थोड़ा सा वक्त हम लोग देंगे ताकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व कर सकें। जो बेसिक्स है वो इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर देखते हैं। अ 12 वोल्ट 60 watt lamp is connected to the secondary of a step down transformer। इस चीज़ को समझना होगा कि जो ट्रांसफार्मर है वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, whose primary is connected to AC mains, ठीक है, of 220 volt। Assuming the transfer to be ideal, दो चीज़ों पे ध्यान रखना है। पहली बात कि ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और आइडियल ट्रांसफार्मर भी है, दोनों की बात करेंगे। एक्चुअली है क्या ये, व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी वाइंडिंग। पहले ट्रांसफार्मर की शक्ल देखते हैं, फिर उस शक्ल में इस क्वेश्चन को एडजस्ट करते हैं। तो एक ट्रांसफार्मर में हमारे पास 2 वाइंडिंग्स होती है, एक को हम कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग्स और दूसरी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग्स। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हो कि हम यहाँ से कुछ इनपुट वोल्टेज देंगे और यहाँ से हमको ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म करके आउटपुट वोल्टेज देगा। प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, 2 ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या होता है, दो सिंपल सेंटेंस में डिफिनेशन को समझ लो। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर है जो लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर। स्टेप अप नाम से ये क्लियर है, स्टेप अप तो लो एसी इनपुट दोगे, हाई एसी आउटपुट तुम पाओगे, तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म कर देगा, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसका रिवर्स हो जाए, हाई एसी इनपुट दिया, हाई एसी वोल्टेज दिया, बदले में लो एसी वोल्टेज मिल रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप स्टेप डाउन बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। एक बात और ध्यान रखना, स्टेप अप स्टेप डाउन का रिलेशन जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, वाइंडिंग्स होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी सर्किट है, प्राइमरी कॉइल है, कुछ भी कहो, और ये सेकेंडरी है। तो जब भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, जैसा कि यहाँ पे कहा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। कुछ फैक्ट से याद रखोगे तो बढ़िया होगा। तो हमारे पास ट्रांसफार्मर अगर स्टेप अप है तो यहाँ वाइंडिंग्स में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है
तो यहाँ स्टेप इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। तो चूँकि हमें क्वेश्चन में कहा था स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, मतलब ये एक हाई एसी वोल्टेज को एक लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक एसी वोल्टेज जो कि हमारा इनपुट होगा, प्राइमरी वोल्टेज होगा, जो भी कह सकते हो, उसको कनेक्ट कर दिया। और यहाँ से एक लैंप है, रेजिस्टेंस है, लोड है, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, और ये तुम्हारा एक लैंप है। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। क्या प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में हमने क्या किया है, whose primary is connected to AC mains of 220 वोल्ट। जो इसका प्राइमरी कॉइल है इसको हमने 220 वोल्ट के एक AC मेन से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी वोल्टेज। और जिसका सेकेंडरी वाइंडिंग्स है, सेकेंडरी कॉइल या सेकेंडरी सर्किट जो भी कहो, उसमें 12 वोल्ट और 60 वॉट का एक ट्रांसफार्मर एक हमने लैंप कनेक्ट कर दिया है। मतलब ये लैंप 12 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है और इसकी जो पावर है वो है 60 वॉट। तो हमसे कुछ पूछा गया है कि व्हाट इज़ द करेंट। ठीक है, व्हाट इज़ द करेंट इन द प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में हमें करंट फाइंड करनी है। ये प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज है तो इसको बोल दिया वीपी, पी मतलब प्राइमरी। प्राइमरी वाइंडिंग में करंट हमको नहीं पता। सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज तो पता है 12 वोल्ट और उसका पावर पता है 60 वॉट। तो अगर मैं यहाँ से P इज इक्वल टू वी इंटू आई फॉर्मूला यूज़ कर लूँ, ठीक है, तो 60 इज इक्वल टू वोल्टेज इज 12 इंटू आई, तो आई इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझको 5 एम्पियर। यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट भी मुझको मिल गई 5 एम्पियर। तो अब मेरे पास क्या क्या जरा ध्यान रखना, मेरे पास प्राइमरी वोल्टेज है कि प्राइमरी वाइंडिंग में कितना वोल्टेज अप्लाई किया। मेरे पास सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज भी है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना वोल्टेज मिल रहा है। स्टेप डाउन है तो 220 वोल्ट तुमने दिया मगर मिला तुमको 12 वोल्ट, तो स्टेप डाउन तो ही है। हमें पास सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट भी आ चुकी है 5 एम्पियर। हमें पता करना है व्हाट इज़ द करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग, आईपी की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड किया जाए। अब यहाँ पर एक वर्ड जो है वो हमारा सब कुछ काम आसान करेगा। एज्यूमिंग ट्रांसफर टू बी आइडियल। अब ये आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। एक आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब ये हुआ जिसमें जितना हम इनपुट पावर दें या प्राइमरी में जितना तुम पावर सप्लाई दो उतना ही तुमको सेकेंडरी में भी पावर तुमको मिले। मतलब कहीं पर भी पावर में, एनर्जी में लॉस ना हो रहा हो। अभी हाइपोथेटिकल ट्रांसफार्मर हो सकता है, ऐसा रियल में तो पॉसिबल नहीं है। ट्रांसफार्मर में बहुत अलग अलग तरीके से एनर्जी लॉस होते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस लॉस होता है, हिस्टेरेसिस लॉस होता है, फ्लक्स लीकेज होता है, तो बहुत अलग अलग तरीके होते हैं लॉस होने के। वो सब कुछ यहाँ पर पे नहीं है। एक काम और करना कि जिन लॉसेस के बारे में बात अभी कही है मैंने कि ट्रांसफार्मर में कितने टाइप से एनर्जी लॉस होती है, इसको एक बुक से पढ़ के जाना। ये काम कीजिए, इससे क्वेश्चंस कभी कभी बनते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ऐसा कोई लॉस नहीं है। द ट्रांसफार्मर इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर। तो जितना तुमने प्राइमरी में पावर दिया है तुमको सेकेंडरी में उतना पावर मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर पे लगा दो फॉर्मूला Vp इंटू आई पी इज इक्वल टू Vs इंटू IS। ठीक है, तो प्राइमरी वोल्टेज इज 220, प्राइमरी करंट हमको नहीं पता। Vs इंटू IS एक्चुअली यही है। Vs इंटू IS कितना है हमारा 60। ठीक है, कट जाएगा तो IP बिकम्स 6/20 दैट इज 3/11। तो 0.28 एंड 7 अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो डेसिमल के 2 पॉइंट तक 0.27 एम्पियर इज द राइट आंसर, जो कि प्राइमरी में हमारा
प्राइमरी कॉइल में, प्राइमरी वाइंडिंग में हमारे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, इनको छोड़ना नहीं है, बशर्ते इन पे अच्छे से प्रैक्टिस हो। ऐसे क्वेश्चन को हम पहले से किए हुए हो ताकि लगे कि यार नहीं, ये तो बस 15-20 सेकंड में होने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखो मैं कितने देर में क्वेश्चन करूँ उससे मत जाना, मैं तुमको समझाऊंगा, बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उसको दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह लेके जाऊंगा। आई विल टेक टाइम 7 to 8 मिनट्स पर क्वेश्चन, मगर तुमको वो क्वेश्चन 30 सेकेंड के अंदर करना है। ठीक है, तो इस 30 को देख लो, अगर चीज़ें क्लियर है, कॉन्सेप्ट पता है, पहले से प्रैक्टिस है, तो इसको करने में 30 सेकेंड से ऊपर समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन चलेंगे 5th की तरफ, बट इससे कर लो पहले, डू इट फास्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ। 5th क्वेश्चन जो कि सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस टॉपिक से लिया गया है और जो कि हम सब जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्लास 12th फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेमीकंडक्टर्स। बहुत ध्यान से, अच्छे से इसकी थ्योरी एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़नी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। उसी से एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है और वो लिया गया है रेक्टिफाई टॉपिक से। रेक्टिफाई टॉपिक पीएन जंक्शन डायोड को यूज़ करके हम लोग एक रेक्टिफायर बनाते हैं। पूरा समझेंगे इसके बारे में, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन डायोड। हम सबको पता होता है कि फुल वेव रेक्टिफायर में 2 पीएन जंक्शन डायोड होते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक ट्रांसफार्मर भी होता है, एक कैपेसिटर और एक लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, विच ऑफ दिस कंपोनेंट्स, इनमें से कौन सा कंपोनेंट पीएन जंक्शन, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर और लोड रेजिस्टेंस, इनमें से चारों में से कौन सा कंपोनेंट, इन चारों को नाम भी लिखा हुआ है, इन चारों में से कौन सा कंपोनेंट होता है जो इसमें से, इस रेक्टिफाइड आउटपुट में से एसी रिपल को रिमूव करता है। अब सबसे पहले एसी रिपल होता क्या है, एक रेक्टिफायर में एसी रिपल का क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं पहले। देखो हम लोग रेक्टिफिकेशन के पूरे प्रोसेस की बात नहीं करेंगे, हमको जो आउटपुट मिलेगा उसमें रिपल क्या होता है उसकी बात करते हैं। रेक्टिफिकेशन एक अलग से टॉपिक है, उसको लोग पढ़ेंगे बाद में। सपोज दैट ये मेरा एक सर्किट है और ये हमारा एक फुल वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, दिस इज आर फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इसमें 2 पीएन जंक्शन होंगे, ट्रांसफार्मर होगा, तमाम चीज़ होगी। अब यहाँ से मैंने क्या किया कि इसको एक एसी इनपुट दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा है एक लोड रेजिस्टेंस, जहाँ से मुझको एक आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ से मैंने एक कह सकते हो कि एसी इनपुट दिया और यहाँ रेजिस्टेंस में मुझको एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, रेक्टिफाइड आउटपुट मिलेगा। रेक्टिफाइड आउटपुट का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। अभी कैपेसिटर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पहले सिंपल समझो कि एक फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है। एसी इनपुट अगर मैं लगाता हूँ तो रेजिस्टेंस पर हमको कैसा आउटपुट मिलता है, रेक्टिफाइड आउटपुट होगा, मगर वो कैसा होगा उसको समझते हैं। इनपुट जो हमने यहाँ से अप्लाई किया इस फुल वेव रेक्टिफायर में, वो एसी इनपुट है। तो एसी इनपुट वी ऑल नो दैट ये एसी इनपुट हो गया। ये है फुल वेव रेक्टिफायर। ये जो तुमको आउटपुट देगा, अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि रेक्टिफायर का मतलब जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे, ऐसा नहीं होता। यहाँ से आउटपुट जो मिलेगा रेक्टिफाइड आउटपुट होगा, नॉट नेसेसरली कि वो डीसी आउटपुट की तरह बिहेव करे। मतलब क्या होगा कि जो तुम्हारे पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल है इस एसी इनपुट में, वो एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट यहाँ पर मिलेगा, लाइक दैट। पल्स के फॉर्म में होगा, इस तरीके से होगा।
ये आउटपुट होगा तुम्हारा। तो इसी आउटपुट को हम कहते हैं बच्चा दिस इज रेक्टिफाइड आउटपुट। ऑफ कोर्स ये जो वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है, डीसी नहीं है। डीसी का शक्ल तो एकदम कांस्टेंट होता है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है ना, ये इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इसी को कहते हैं एसी रिपल। बस समझो एसी रिपल का मतलब क्या होता है। तो जब तुम एक एसी इनपुट को फुल वेव रेक्टिफायर में भेजते हो तो वो जो आउटपुट मिलता है रेक्टिफाइड होता है, मगर वो एसी रिपल के साथ होता है, फ्लक्चुएशन होता है, पल्स के फॉर्म में होता है, चेंजेस करता है उसके मैग्नीट्यूड। ऑफ कोर्स द वोल्टेज द करंट विल बी यूनिडायरेक्शनल, डायरेक्शन का चेंज नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या है, इनपुट तुम्हारा डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, यहाँ पर जो आउटपुट है दैट विल बी यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। द इनपुट इज बाई डायरेक्शनल, आउटपुट इज यूनि सिंगल डायरेक्शनल। लेकिन वो डीसी नहीं है, उसमें एसी की रिपल है, पल्स है ना, फ्लक्चुएशन है, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। तो हम इस एसी रिपल को रिमूव करना चाहते हैं। बात को समझो। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम एक फुल वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं 2 पीएन जंक्शन को यूज करके विद अ ट्रांसफार्मर, तो इन सभी कंपोनेंट्स में से कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, ट्रांसफार्मर है, पीएन जंक्शन है, चारों कंपोनेंट है, इनमें से कौन सा कंपोनेंट इस एसी रिपल को, फ्लक्चुएशन को रिमूव करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिमूव द फ्लक्चुएशन? कौन रिमूव करता है इस फ्लक्चुएशन को, एसी रिपल को रिमूव करने वाले कंपोनेंट का नाम है द कैपेसिटर। कैसे करता सुनो। कभी भी फुल वेव रेक्टिफायर में जो हमको पल्सेटिंग आउटपुट मिलता है, पल्स के फॉर्म में, रिपल के फॉर्म में, हम उसके रिपल्स को रिमूव करके कुछ हद तक एक डीसी जैसा, कांस्टेंट जैसा आउटपुट पाना चाहते हैं। इस रिपल को रिमूव कर दो तो कुछ हद तक ये इट विल बी लाइक डीसी। तो उसके लिए एसी उस सर्किट के आउटपुट में लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक कैपेसिटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं, और यही कैपेसिटर इस लोड रेजिस्टेंस में से एसी रिपल को रिमूव करेगा, और रिमूव करने के बाद कुछ ऐसा हमको लगभग वोल्टेज हमको मिलना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये जो तुमको मिल रहा है ये है विदाउट कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर नहीं होगा तो लोड रेजिस्टेंस में कुछ इस तरीके का तुमको पल्सेटिंग वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। जैसे ही कैपेसिटर लगाओगे ये जो फ्लक्चुएशन है, रिपल्स है, वो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएंगे, एंड यू विल गेट दिस वन एंड दिस यू विल गेट विद द हेल्प ऑफ अ कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर का कैसे ये प्रोसेस होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एक कैपेसिटर कैसे चार्ज और डिस्चार्जिंग होती है, ये कैसे इसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगी, उसमें लोड का क्या रोल है, इस प्रोसेस को समझेंगे तो हम आराम से समझ जाएंगे कि कैसे कैपेसिटर इस लोड रेजिस्टेंस में पल्सेटिंग वोल्टेज को में से रिपल को हटा करके ये हमको देता है। अच्छा एक बताओ, ये काम हम लोग एक तरीके से और कर सकते हैं। अगर हम लोग एक कैपेसिटर को यूज़ करें तो कर सकते हैं। अगर मैं कैपेसिटर को पैरेलल में यूज़ कर दूँ, द सेम थिंग यू कैन डू ऑल्सो with an inductor coil in series with load resistance। इस बात को ध्यान रखना कि हम लोग सेम चीज़ को, सेम तरीके का आउटपुट एक इंडक्टर से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते उस इंडक्टर को हमको रेजिस्टेंस के सीरीज में ऐड करना होगा। तब उसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए, उसके हम लोग एलआर सर्किट में
ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट पढ़ेंगे तो समझेंगे उसको। तो ये काम कैपेसिटर रिपेल का रिमूव रखना, एसी रिपेल को रिमूव हम लोग एक कैपेसिटर से भी कर सकते हैं, इंडक्टर से भी कर सकते हैं। कैपेसिटर को लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में यूज़ करना होगा, इंडक्टर को लोड के सीरीज में यूज़ करना होगा। तो ये दोनों कंपोनेंट यूज़ करके वी कैन रिमूव द एसी रिपल इन द रेक्टिफाइड आउटपुट। ठीक है, तो इसका सही आंसर द कैपेसिटर। तो सिर्फ ऐसे नहीं है कि हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि हाँ यार कैपेसिटर होता है टिक किया आगे चल गया, समझेंगे उसके पूरे प्रोसेस को समझेंगे। रिपल का मतलब क्या होता है, रेक्टिफाइड आउटपुट में रिपल्स को रिमूव करना क्यों जरूरी है, कैपेसिटर का क्या रोल, इंडक्टर का, सब समझेंगे। तब जाके वो जो क्वेश्चन है उससे जुड़ा जो टॉपिक है वो हमें क्लियर होगा। ठीक है, चलेंगे 6 क्वेश्चन की तरफ, डू इट फास्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक चैप्टर है, क्लास 12th की फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहां से इस क्वेश्चन को लिया गया है। ये चैप्टर से एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएगा। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ कॉन्सेप्चुअल है, कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर्मूले बेस्ड ही होते हैं। तो अच्छे से चैप्टर की जो पूरे फॉर्मूले हैं, पहले तो काम करना कि एनसीईआरटी के बुक से इस पूरे चैप्टर को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम का चैप्टर जो है उसको अच्छे से थॉरली समझ करके पूरा अच्छे से पहले पढ़ लो। मैं बताऊंगा उसमें तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी है, लेकिन पहले अच्छे से पढ़ लो। जो चीज़ तुमको पॉइंट्स लगे कि काम के हैं उसको नोट डाउन करो, मार्क करो। वहाँ से क्वेश्चन देखो बनते हैं, फॉर्मूले पूरे याद कर लो, वहाँ से क्वेश्चन भी तुमको मिलेंगे। तो कोई ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस। इस बात को देखना कि फ्री स्पेस में है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, हम लोग फ्री स्पेस में जो वेलोसिटी होगी उसको यूज़ करेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट्स एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 × 10⁻10 हर्ट्ज। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है और एम्पलीट्यूड दिया है 48 वोल्ट पर मीटर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है वो हमको दिया है 48 वोल्ट पर मीटर। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रैवल करती है तो उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसके वाइब्रेशन और इसके वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी दिया है दैट मच, एम्पलीट्यूड दिया है दैट मच, और हमसे पूछा है क्या है जो वाइब्रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, बहुत बार पढ़े भी होगे, बहुत बार यूज़ भी की होगे कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो एम्पलीट्यूड का रेशो होता है वो उस मीडियम में लाइट की स्पीड के बराबर होता है। तो E0/B0 इज इक्वल टू C, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। अब लेकिन जो कि फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रहा है तो फ्री स्पेस में जो वेलोसिटी है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ मच, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 48, ठीक है, अपॉन B0 जो नहीं पता हमको, और C इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन फ्री स्पेस, सबको पता है। तो कितना हो गया ये 16, तो देयरफॉर B0 इज 16 इंटू नीचे आएगा तो 10⁻⁻8 टेस्ला या 1.6 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। फोर्थ इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना ये है कि इस फॉर्मूले को अच्छे से देखना है। ये बात अगर किसी और मीडियम की बात हो रही है जो फ्री स्पेस नहीं है तो E/B इज इक्वल टू V के बराबर होगा, जहाँ V क्या होगा, V उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी है। अब जो उस मीडियम में लाइट की स्पीड हमको दिया हो उसको यूज़ करके फाइंड कर, मतलब ये जो
सी है जिस मीडियम में लाइट का प्रोपगेशन हो रहा है उस मीडियम की वेलोसिटी होगी। हमेशा सी नहीं होगा, अगर मीडियम कोई और है तो वहाँ पे फिर वी आ जाएगा उस मीडियम की वेलोसिटी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो, इसके बहुत एप्लीकेशन है, बहुत इसका यूज़ हमको मिलेगा। चलेंगे 7 की तरफ, डू इट फास्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से लिया गया क्वेश्चन है, जो कि एरर एनालिसिस पर बेस्ड है। ये चैप्टर बड़े कमाल का है। डायमेंशन या फिर एरर से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कंफर्म तुमको मिलेंगे। तो डायमेंशन और एरर इन दोनों को बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। डायमेंशन के, एरर के पूरे वीडियोस बने हुए हैं, अच्छे से देखना, एकदम बारीकी से पढ़ाया गया है। जिन बच्चों के टॉपिक्स नहीं क्लियर हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, डायमेंशन के, एरर के पूरे टॉपिक्स को कवर करते हैं, तो बेसिक से एडवांस तक हम लोग गए हैं। सारे बच्चों उस लेक्चर्स को देख लें। डायमेंशन, एरर से कोई भी क्वेश्चन होगा आराम से कर लो। वैसे यही क्वेश्चन है, वैसे कितने क्वेश्चन किए हम लोग प्रैक्टिस में, देखते हैं क्वेश्चन क्या करा। पहले क्वेश्चन करा है कि अ मेटल वायर हैज़ मास, रेडियस एंड लेंथ। ठीक है, कोई एक मेटेलिक वायर है जिसका लेंथ, मास और रेडियस हमें एरर के साथ दिया हुआ है। तो मास इज इक्वल टू 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम में दिया हुआ है। इसका जो रेडियस है वो भी दिया हुआ है 0.3 प्लस माइनस 0.001 मिलीमीटर, एंड जो लेंथ है वो दिया है हमको 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो मेटेलिक वायर है जो कि एक सिलेंडर के फॉर्म में है, उसका मास, रेडियस और लेंथ दिया है विथ एरर इन दिस मेजरमेंट। भाई अगर इन सब में कुछ एरर है तो इनको यूज़ करके अगर इस वायर की डेंसिटी में कैलकुलेट करूं तो डेंसिटी भी एरर फ्री नहीं रहेगा, डेंसिटी में भी एरर आएगा। वही हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के मेजरमेंट में मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा वो हमको तुमको बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसा कि हम सब जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एल या एच जो यूज़ करते हो। तो अब हमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डी इज इक्वल टू एम का पावर 1 है तो 1 इंटू डेल्टा एम बाई एम इंटू 100। कॉन्स्टेंट्स को नहीं लेते हैं, आर के पावर 2 है तो 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 प्लस एल के पावर 1 है तो 1 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। पर पावर चेक करना है, वो ऊपर है, नीचे है, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर, उससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो डेल्टा एम मतलब मास में कितना एरर है, तो मास में एरर है 0.002, तो 0.002 बाई 0.4 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर 0.001 बाई 0.3 इंटू 100 प्लस एल में एरर 0.02 बाई 5 इंटू 100। एक बात और, इनके यूनिट से मतलब तुमको नहीं रखना है। भाई जब कैलकुलेशन करते हो लोग बोलते हैं ना कि यार आर मिलीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो दोनों को सेंटीमीटर में चेंज करो या दोनों को मीटर में चेंज करो, ऐसा बोलते हैं हम लोग कैलकुलेशन करते वक्त। एरर में इसका टेंशन नहीं है, जिस भी यूनिट में हो अगर चेंज भी कर दोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो इसलिए बस कैलकुलेशन में ध्यान दो, एरर निकालते वक्त यूनिट्स हमको सेम करना जरूरी नहीं है। कैलकुलेशन करोगे तब तो सेम करते हैं, लेकिन एरर में सेम नहीं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो
100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 बाई 0.4, 1/2 यानी कि 0.5। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0.5 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.1 बाई 0.3, 1/3, 2/3, 0.67 प्लस 2/5 0.4, तो 0.4, 0.9, 0.5, 0.9 हो गया। 0.67 करोगे तो ये 1.57% हमारा आएगा। तो 1.57% क्लोज कौन है? दैट इज 1.6%। ठीक है, तो 1.6% इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। इस पूरे डाटा के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। इमेजिन करो इस पे कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोग। जब यूनिट्स मेजरमेंट एरर तुमको पढ़ा है मैंने, कितना क्वेश्चन सॉल्व किए अलग अलग वैरायटी का। इस पे ये तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन किए होंगे हम लोग। आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। बी प्रिपेयर्ड, एकदम बढ़िया से, टेंशन मत लो, सब एग्जाम बढ़िया होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, डू इट फास्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो रे ऑप्टिक्स से क्रिटिकल एंगल TIR पर लिया गया क्वेश्चन है। बहुत ही आसान है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और झट से देखो 30 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर। एयर में t सेकेंड में, t टाइम में x डिस्टेंस वो कवर करता है। तो अगर एयर में t1 समय में वो x डिस्टेंस कवर करता है, इसका मतलब ये हुआ जो एयर में उसकी स्पीड है v इन एयर इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एयर की स्पीड, सॉरी एयर की स्पीड कह रहा हूँ, लाइट की स्पीड इन एयर मीडियम। फिर कह रहा है कि एंड 10x इन टाइम t2 इन अ डेंसर मीडियम। अब एयर के अलावा किसी दूसरे डेंसर मीडियम की बात हो रही है जो एयर नहीं है। उस डेंसर मीडियम में 10x डिस्टेंस ट्रेवल करता है लाइट, और वो भी t2 टाइम में। तो उस डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कैसे निकालोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया। तो एयर में लाइट की स्पीड में मिल गई और उस गिवन डेंसर मीडियम में भी लाइट की स्पीड मिल गई। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम? इस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल हमको फाइंड करना है। तो क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला होता है साइन IC, हमको साइन के फॉर्म में सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो साइन IC इज इक्वल टू ऑलवेज याद रखना μr बाई μd, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई डेंसर मीडियम का। एक्चुअली हम सब जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल एक रिलेटिव मेजर होता है ना। हर एक मीडियम का क्रिटिकल एंगल अलग अलग मीडियम के एस्पेक्ट में अलग अलग होता है। तो यहाँ हमेशा कहना होता है कि क्रिटिकल एंगल इस मीडियम का इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे नहीं कह रहा है, हमको दो ही मीडियम दिया है, एयर और डेंसर मीडियम। तो ये जो एयर और डेंसर मीडियम है, इस पेयर के लिए क्रिटिकल एंगल हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस पेयर के लिए क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होगा? ऑलवेज म्यू। अगर कोई भी तुमको दो पेयर दे, ठीक है, कोई भी दो पेयर दे, बस उसमें समझना रेयर मीडियम कौन है और डेंसर मीडियम कौन है। तो साइन IC का फॉर्मूला μr बाई μd, ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है इसकी अगर बात किया जाए तो जब भी लाइट अगर किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो वो एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाता है, जिसके लिए जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो सरफेस से क्या होती है? एकदम पैरेलल, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। तो उस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो जब रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और अगर इस एंगल से भी हम एंगल को बढ़ा दें, इफ लाइट कम्स एट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट वापस उस दिशा में
रिफ्लेक्ट भी कर जाती है। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन बहुत बनते हैं इससे, बोर्ड एग्जामिनेशन भी और नीट में, जेई में, हर जगह क्वेश्चन हमको इससे मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी, और चूँकि हम जानते हैं कि सिंस v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, किसी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये रिलेशन हमेशा देखना है, बहुत काम का है। मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, लाइट की वेलोसिटी उसमें उतनी कम हो जाएगी। तो अगर हमारा फॉर्मूला बन रहा है ये म्यू आर बाई म्यू डी, तो ये आगे जाके बन जाएगा मेरा वी डी बाई वी आर, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर द वेलोसिटी एंड वाइस वर्सा। तो म्यू आर बाई म्यू डी इज इक्वल टू वी डी बाई वी आर। तो वी डी कितना है 10x बाई T2 डिवाइडेड बाई वी आर कितना है, वी आर मतलब एयर जो कि एयर मीडियम है, x बाई T1। तो कैंसल्ड आउट, T1 चलाएगा ऊपर, तो 10 T1 बाई T2, तो 10 T1 बाई T2 और IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स 10 T1 बाई T2। तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ये क्रिटिकल एंगल होगा फॉर द गिवन पेयर। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रिटिकल एंगल TIR क्वेश्चन बहुत बनते हैं इससे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। बस बेसिक चीज़ याद हो कि म्यू आर बाई म्यू डी ये जो रिलेशन होता है वो है, और म्यू और वी का रिलेशन ये जो है उसको हम लोग को फॉलो करना है। ठीक है, तो चलेंगे 9th क्वेश्चन की तरफ। ऐसे कर लो जल्दी से पहले। 9th क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल से क्वेश्चन लिया गया है। अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कपल डायपोल में जो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब किसी डायपोल को हम रखते हैं तो डायपोल जो कपल एक्सपीरियंस करता है उस कपल पर ये लिया गया क्वेश्चन है। एकदम देखना फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला अगर याद है, कैलकुलेशन फट से कर सकते हैं, तो 30 सेकेंड के अंदर, हमेशा मैं कहता हूँ कि 30 सेकेंड के अंदर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 30 सेकेंड के अंदर वाला क्वेश्चन है ये, देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। चलो, कह रहे कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल को is placed at 30 degree with an electric field of intensity this much। ठीक है, इतनी इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड है। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर। अब जो डायपोल है वो 4 न्यूटन मीटर का कपल एक्सपीरियंस ये करता है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डायपोल, हमको जो डायपोल पर चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। जैसा हम सब जानते हैं कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी डायपोल को किसी एंगल पे रखते हैं कुछ इस तरीके से, तो मान लो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री एंगल फॉर्म करते हुए। ठीक है, तो इस पर जो कपल का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो टॉर्क जो ये एक्सपीरियंस कर रहा है वो है 4 न्यूटन मीटर। यू इसको ध्यान रखना, न्यूटन मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, MK होना चाहिए। और P इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, छोड़ दो उसको भी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 × 10⁵ साइन 30 एज इट इज। ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू P × 2 × 10⁵ साइन 30 इज 1/2, कैंसल्ड आउट। तो P की जो यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें 4 × 10⁻⁵ कूलॉम मीटर P की यूनिट होती है। तो ये तो मुझको मिल गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मगर हमको फाइंड करना था चार्ज की, भाई चार्ज कितना है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं P ×
P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। अब यहीं पर 90% बच्चे एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं। हम लोग इस फॉर्मूले को याद करते हैं P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। इस फॉर्मूले को याद करते समय इस बात को ध्यान रखना है कि जो 2L है, ये 2L इज कंप्लीटली द लेंथ ऑफ डाइपोल, मतलब दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। अगर ये दोनों चार्ज मैं लिख दूँ कि ये प्लस और माइनस है, तो ये डाइपोल की लेंथ हो गई। यही लेंथ हमारा 2L है। कुछ बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि जो डाइपोल की लेंथ दिया है 2 सेंटीमीटर, उसे केवल L समझ लेते हैं। L मतलब लेंथ। तो L 2 सेंटीमीटर नहीं है, ये जो पूरा 2L है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो डाइपोल की लेंथ L नहीं है, डाइपोल की लेंथ 2L है। तो उससे क्या होगा ये 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, L के बदले 2 पुट कर दोगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या, जो L है वो हाफ लेंथ होता है, डाइपोल की लेंथ का आधा होता है। तो डाइपोल की पूरी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, मतलब ये 2L की पूरी वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। तो पुट कर देते तो Q हमको फाइंड करना है, P है 4 इंटू 10 टू पावर -5, Q हमको फाइंड करना है। और 2L की जो वैल्यू है वो है 2 सेंटीमीटर, को मीटर में चेंज करना होगा, -2 कैंसल्ड आउट। तो 2 इंटू 10 टू पावर -3 इज इक्वल टू Q, और Q इज इक्वल टू 2 मिली कूलम। फर्स्ट इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि हमें जो दिया हुआ है वो चीज़ क्या है। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, झट से क्वेश्चन करोगे, कैलकुलेशन करोगे, आंसर आ जाएगा। चलेंगे 10th क्वेश्चन की तरफ, डू इट फास्ट। अब अगला जो क्वेश्चन लिया गया है वो चैप्टर है इलास्टिसिटी या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो हम लोग पढ़ते हैं। स्ट्रेस से ये क्वेश्चन लिया गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। और सारे क्वेश्चन देखते चलो कि क्या ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि नहीं जिन्हें हम 1 मिनट से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो अब तक जितने क्वेश्चन किए हम लोगों ने, लगभग सारे क्वेश्चन में कैलकुलेशन इतने ही है जिसको 1 मिनट से कम में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ध्यान देना होगा कि अगर एकदम लेवल हेड होकर के हम लोग एग्जाम बैठेंगे तो आराम से हम लोग गिवन टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पैनिक करोगे, वहीं पर दिक्कत शुरू होती है। एकदम कूल माइंड से लेवल हेडेड होकर के एग्जाम बैठोगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग। एक सीलिंग से एक वायर को हमने सस्पेंड कर दिया, एंड स्ट्रेच्ड बाई अ वेट W। मतलब ये कह रहा है कि एक सीलिंग से हमने एक वायर को सस्पेंड किया है, लटका दिया है, और एक वेट W यहाँ पे हमने अटैच कर दिया है। ठीक है। एट इट्स फ्री एंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये क्या है, इसको समझते हैं। इसको अगर थोड़ा सा बड़ा करके तुमको दिखाए फिगर, तो मान लो ये इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो A है। ठीक है, दिस होल क्रॉस सेक्शन एरिया इज A। अगर इसका हम ट्रांसफर सेक्शन करें तो हमको उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अब यहीं पर मान लो हमने W वेट सस्पेंड किया है, मतलब फोर्स लगाया है। ये वेट ही तो होगा जो उसको फोर्स लगा रहा होगा। तो इस फोर्स से या वेट से जो इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, जो खिंचाव होगा, वही कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, और स्ट्रेस का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, द स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन।
तो फोर्स यहाँ पे W है, इरेज A है, तो स्ट्रेस इज W/A। ठीक है, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। तो ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुम्हारा बिल्कुल भी समय नहीं ज़ाया करेंगे। अब तक तुम देख सकते हो कितने ही आसान क्वेश्चंस हैं। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस मिलेंगे अभी आगे, लेकिन हमें करने लायक बहुत क्वेश्चन होंगे जो गिवन टाइम में हम लोग कर सकें। जो फंसाने वाले हैं, जो लेंदी हैं, वो भी होंगे, बट यू हैव टू चूज कि किस क्वेश्चन को करें, किस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर दें, जो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन में तो ऑप्शन नहीं होते हैं, पूरे पूरे तुमको 35 करने होंगे, लेकिन जो सेक्शन बी है वहाँ तो ऑप्शंस होते हैं कि 20 में से तुमको 15 ही करने हैं। ठीक है, तो फिर भी ये 35 क्वेश्चन जो भी हैं, इसमें भी तुम देख सकते हो कि कितने आसान क्वेश्चन हमको मिलने। ठीक है, कुछ होंगे, कुछ ट्रिकी भी हैं, अभी आगे आएंगे, मगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम लोग अगर एकदम क्लियर माइंड से होंगे तो कर लेंगे। चलेंगे 11th क्वेश्चन की तरफ, डू इट फास्ट। चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एटम्स चैप्टर से इस क्वेश्चन को लिया गया है। इस चैप्टर का सबसे पॉइंट टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यहाँ से क्वेश्चन तुमको मिलना ही मिलना है, तो टॉपिक्स देखते रहो कि किन किन टॉपिक्स को सर इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट श्योर है कि तुमको मिलेंगे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन तुमको लगभग श्योर तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। इसके जितने भी टॉपिक्स हैं इससे जुड़े हुए, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, सबको अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रैक्टिस करके जाना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा, फिर कह रहा हूँ। ठीक है, देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज। दो बात का तुमको यहाँ पे ध्यान रखना है। पहली बात कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात हो रही है, और वो भी बामर सीरीज की बात हो रही है। ठीक है, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पता करना है, ब्रैकेट सीरीज की बात हो रही है। अब यहाँ दो चीज़ पता होना चाहिए। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है, और बामर सीरीज क्या है, ब्रैकेट सीरीज क्या, लेमन सीरीज क्या, सब पता होना चाहिए। झट से फिगर बना के समझाता हूँ। ये है हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन में एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। जब ट्रांजिशन सेकंड एनर्जी लेवल में होता है तो जो हमको स्पेक्ट्रम मिलता है उसको कहते हैं बामर सीरीज। ठीक है, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट एंड सो ऑन। और जब ट्रांजिशन चौथे एनर्जी लेवल में होता है तो उसको कहते हैं ब्रैकेट सीरीज, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट एंड सो ऑन। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? देखो, वेवलेंथ और एनर्जी में उल्टा रिलेशन होता है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब बामर सीरीज की मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी कहाँ मिलेगी? जब ट्रांजिशन इनफाइनाइट से सेकेंड एनर्जी लेवल में होगा, तो एनर्जी विल बी मैक्सिमम ऑफ फोटोन एंड वेवलेंथ विल बी शॉर्टेस्ट। और ब्रैकेट में भी जब इनफाइनाइट से चौथे में ट्रांजिशन होगा, तो ये जो गैप है एनर्जी का, है ना, अब कैसे होता तुमको पता होगा फॉर्मूला। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? CH/λ होता है। तो कह सकते हो ना कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो फोटोन की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब मिलेगी जब एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। तो बाबर में किस फोटोन की एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है? अरे भाई, उसकी होगी जो इनफाइनाइट से 2 में ट्रांजिशन करेगा। भाई ये गैप ही तो एनर्जी दिखाता है ना, दिस गैप। बाबर ब्रैकेट में क्या होगा? ब्रैकेट में इनफाइनाइट से जो फोर्थ में आएगा उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। लगा दो फॉर्मूला। और फॉर्मूला इस पे क्या होता है? तो फॉर्मूला इसका ये है, 1/λ इज इक्वल टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल एंड हायर। तो बामर की बात किया जाए तो 1/λ हमको दिया है बामर के लिए इज इक्वल टू R, एंड 1/2 में आया तो 2 का स्क्वायर 4
इन्फिनिटी से आया तो 1/∞ विल बिकम 0, डायरेक्ट लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, 0, 1/∞। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझको यहाँ से, 4/r। अब ब्रैकेट की बात कर लो तो 1/λ डैश इज इक्वल टू r, r तो कांस्टेंट है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 का मतलब फोर्थ में आ रहा हो, n2 मतलब इन्फिनिटी से, तो 1/16 माइनस 0, तो लैम्डा डैश की वैल्यू क्या हो गई, 16/r। ठीक है, तो 16/r का मतलब लैम्डा डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 4/r कह सकते हो, और 4/r की वैल्यू क्या है, लैम्डा, तो व्हाट विल यू गेट इज 4 लैम्डा। तो 4 लैम्डा इज द राइट आंसर, शॉर्टेस्ट वैल्यू फॉर द ब्रैकेट सीरीज। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करके जाना है। इसी फॉर्मूले से हम लोग ट्रांजिशन की वैल्यू फाइंड करते हैं, जहाँ r एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रीडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, और n1 लोअर एनर्जी लेवल, n2 हाई एनर्जी लेवल। तो इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन तुमको मिलने का बहुत चांस है। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, 30 सेकंड का जो हमारा पैरामीटर है उस पर फिट बैठता है, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलो, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। हम लोगों ने पहले कहा था कि किसी भी ईयर को हम लोग एक साथ पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, 2-3 पार्ट में करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हमें समझना है, देखना है, एक तरीके से रिवीजन हमको करना है, हर फॉर्मूले का, टॉपिक का, हर कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो अब जब नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 12 से आगे बढ़ेंगे। 12 से जहाँ तक जाए 12-15 क्वेश्चन वहाँ भी करेंगे। ऐसे ही 3-4 पार्ट में हम लोग एक साल के PYQs को ख़त्म करेंगे, और नीट एग्जामिनेशन के पहले तक कोशिश होगा, कोशिश क्या पूरा टारगेट है कि 10 से 12 साल का PYQ हम लोग सॉल्व करके रख लेंगे, ताकि हमको विश्वास हो कि क्वेश्चन जो आते हैं वो गिवन टाइम में हम कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डअप इस वक्त बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।